नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और आज स्पेशल बुलेटिन में हम बात करेंगे अमित शाह के मास्टर प्लान की, मिशन बंगाल की। पश्चिम बंगाल, जहां 15 साल से सत्ता का एक ही चेहरा था, एक ही नाम, लेकिन 2026 के इस चुनाव में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि एक ऐसा किला ढहा दिया जिसे कभी अजेय माना जाता था। और इस जीत के केंद्र में रहे राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, जिनकी रणनीति, प्लानिंग और जमीनी पकड़ ने पूरे चुनाव का रुख बदल दिया। उन्होंने इस जीत की स्क्रिप्ट कैसे लिखी, जानेंगे सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए। टाटा गुड बाय। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी स्ट्रेटेजी रही। वो खुद हर मोर्चे पर डटे रहे, बंगाल में मौजूद रहकर कई जोनों में मेहनत की, स्थानीय नेताओं के साथ रणनीति बनाई, जिनका असर नतीजों में साफ नजर आया। आखिर बंगाल चुनाव में शाह नीति कैसे निर्णायक बनी और कैसे बीजेपी ने टीएमसी का 15 साल पुराना किला भेद दिया, इसे एक एक कर समझते हैं। बंगाल की इस जीत की कहानी को अगर समझना है तो इसे केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि कैंपेन इंजीनियरिंग के रूप में देखना होगा, जहां हर कदम योजनाबद्ध था और हर गतिविधि का सीधा लक्ष्य मतदाता तक पहुंचना रहा। एक वृद्ध माता जी, मेरा अंदाजे 80 साल की होगी, इतने धक्के खाकर वहां पर खड़ी थी। मैं अपनी धुन में गाड़ी में बैठ गया और उस वक्त मेरी नजर पड़ी कि माताजी कुछ हाथ हिलाकर कह रही है। मैं उतर कर गया। उन्होंने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया है, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को उनका आशीर्वाद है। इस प्रकार के आशीर्वाद व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी ताकत और हौसला देते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव की इस कहानी के केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह, उनकी रणनीति, संगठन क्षमता और जमीनी पकड़ को निर्णायक माना जा रहा है। लगातार बंगाल में डेरा डालकर अमित शाह ने न सिर्फ आक्रामक चुनावी अभियान चलाया, बल्कि एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में पूरे मिशन को अंतिम चरण तक सटीक तरीके से पूरा भी किया। दिन में रैलियां और रोड शो के जरिए अमित शाह ने माहौल तैयार किया और रात में संगठन को धार देने का काम किया। देर रात तक चलने वाली बैठकों में अमित शाह लगातार जमीनी फीडबैक लेते, स्थानीय नेताओं को दिशा देते, रणनीति तय करते और अगले ही दिन उसे जमीन पर लागू कराते। 50 से अधिक रैलियों और रोड शो के माध्यम से उन्होंने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया और वोटर्स तक सीधे संवाद किया। बंगाल चुनाव की कमान संभालते हुए अमित शाह ने चुनाव से 6 महीने पहले ही दौरे शुरू कर दिए थे। चुनाव में 15 दिन तक बंगाल में कैंप किया, रात 3 बजे तक मैराथन बैठकें की, टीम के साथ 80,000 पोलिंग स्टेशनों का डेटा एनालिसिस कर 3 कैटेगरी बनाई, मजबूत, मध्यम और कमजोर। मध्यम वे बूथ थे जहां 2021 में हार जीत का अंतर बहुत कम था। वोटिंग से पहले 21 अप्रैल को शाह ने स्ट्रेटेजी मीटिंग कर हर सीट पर बीजेपी के पक्ष में 20,000 वोट बढ़ाने का टारगेट दिया। 2021 और 2024 के बूथ लेवल परफॉर्मेंस और स्विंग वोटर्स के कैलकुलेशन पर इसे तय किया। दिसंबर 2025 में अमित शाह ने 3 दिन के बंगाल दौरे में बीजेपी का चुनावी कोर ग्रुप बनाया था। इसमें 4 केंद्रीय नेता सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, विप्लव देव, अमित मालवीय और 4 बंगाली नेता समीक भट्टाचार्य, शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांत मजुमदार थे। और अब अमित शाह का वो भाषण आपको सुनाएंगे जो चुनाव प्रचार के दौरान का है, लेकिन अब बंगाल में बीजेपी की जीत पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था 10 बजे दूसरा राउंड खत्म होगा और 1 बजे तक दीदी सत्ता से बाहर हो जाएंगी। बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। ये भाषण पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दुमदुम में आयोजित एक रैली का है। अमित शाह ने यह बयान 22 अप्रैल 2026 को दिया था, जिसमें उन्होंने 4 मई को आने वाले नतीजों को लेकर भविष्यवाणी की थी। इसी भाषण की टाटा बाय बाय वाली लाइन अब सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने जो धारदार मुद्दे उठाए वो भी खूब चर्चा में रहे।
उन्होंने कहा था गुंडे घर से बाहर न आए वरना उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ममता दीदी ने जिन घुसपैठियों को पाला पोसा है उन्हें चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। आप चिंता मत करो, सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले। 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। और भाइयों बहनों, 23 तारीख को डरना मत। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी खैर मनानी है तो 23 तारीख को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना, वरना 4 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जेल की सलाख। अमित शाह ने 45 दिन में बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देने का वादा किया। बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देने की बात कही। महिला सुरक्षा पर उन्होंने संदेश खाली और आरजी कर कांड की बात भी उठाई। टीएमसी के शासन में कानून और व्यवस्था का संपूर्ण पतन हो चुका है। 300 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ है और हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी पश्चिम मेदिनीपुर में हमला किया गया। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की गाड़ी पर भी हमला किया गया। बंगाल में राजनीतिक हिंसा मानो चुनाव जीतने का पर्याय बनाकर ममता बनर्जी जी ने रख दिया। बंगला अस्मिता पर भी ढेर सारे हमले किए हैं। मैं नहीं मानता कि आज का बंगाल कवि गुरु का बंगाल रह गया है। ममता बनर्जी के शासन में बंगाली अस्मिता भी नीचे 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 पाताल तक पहुंच। अमित शाह अपने पूरे चुनाव अभियान के दौरान ममता बनर्जी और टीएमसी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड वाली राजनीति करती हैं, लेकिन इसे जनता समझ चुकी है। अमित शाह ने ममता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने घुसपैठियों को शरण दे रखी है, लेकिन वो बंगाल का भविष्य तय नहीं कर सकते। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? मगर आपने बाढ़ लगाने की भूमि नहीं दी, क्योंकि घुसपैठियों की वोट बैंक आप बनाना चाहते। आपके पास बहुत कम समय है। 6 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 45 दिन में सभी भूमि बाढ़ के लिए जो उपलब्ध कराना है वो भारत सरकार को, बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध करा देगी। चुनाव के दौरान अमित शाह ने जिन मुद्दों के जरिए टीएमसी को चोट पहुंचाई, उनमें मुख्य तौर पर घुसपैठ मुक्त बंगाल, तुष्टीकरण की राजनीति का अंत, महिलाओं की सुरक्षा और भय मुक्त बंगाल शामिल रहे। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। इसलिए बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित, यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। अमित शाह ने जो संकल्प पत्र जारी किया उसका भी चुनाव में बड़ा प्रभाव रहा, जिनमें महिलाओं को 3000 रुपए मासिक, 6 महीने में यूसीसी, केंद्र की योजनाओं को पूर्ण लागू करना और ब्लू इकोनॉमी हब भी शामिल है। अमित शाह के चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर सबसे आक्रामक मुद्दा घुसपैठ का रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2 टूक शब्दों में कहा कि वे जनता के बीच जाकर इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएं।
गृह मंत्री का साफ कहना था कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। इसके साथ ही सोनार बांग्ला का निर्माण सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि बीजेपी का मुख्य चुनावी वादा रहा, जो जनता तक लगातार पहुंचता रहा। बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में, और देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन के खिलाफ जनता के जो मुद्दे हैं इसको आवाज देना, और बंगाल के आने वाले चुनाव में ये पूरी जो अराजकता तृणमूल के शासन में फैली है इसका हम क्या हल लेकर आएंगे, इसका हम जवाब भी लेकर आएंगे। वहीं बंगाल चुनाव में अमित शाह की रणनीति के बड़े पॉइंट्स पर नजर डालें तो नेशन गाइडलाइन, लोकल एक्शन मॉडल, दिल्ली की रणनीति, जमीन पर सटीक क्रियान्वयन, यही पश्चिम बंगाल में गेम चेंजर बना। बूथ ही असली ताकत, 71,000 से 82,000 बूथों पर पकड़, चुनाव की बिसात यहीं से पलटी। कमेटी मॉडल का माइक्रो मैनेजमेंट, मुस्लिम बहुल इलाकों को छोड़कर हर बूथ पर संगठन और ग्राउंड कंट्रोल मजबूत किया। पुराने कैडर की वापसी, हिंसा पीड़ित कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव करना, कोर स्ट्रेंथ को रिबूट किया गया। दिल्ली से सीधा कंट्रोल, अमित शाह की निगरानी में केंद्रीय नेताओं को सीटवार जिम्मेदारी दी गई। आरएसएस का साइलेंट सपोर्ट सिस्टम, संघ की ड्राइंग रूम मीटिंग से घर घर पहुंच, कैडर पर भरोसा, स्टार से दूरी, टॉलीवुड चेहरे और दागी नेताओं से किनारा किया, सिर्फ संगठन पर फोकस रहा। सोशल इंजीनियरिंग और कल्चरल एंट्री, पूर्वांचली, मारवाड़ी समाज और लोकल फुटबॉल क्लबों तक पहुंचकर नया वोट बैंक तैयार किया। नैरेटिव सेटिंग्स में बदलाव, जय श्री राम, घुसपैठ, महिला सुरक्षा, इन्हें जोड़कर मजबूत वैचारिक फ्रेमवर्क बनाया गया। बंगाल में बड़ी जीत की नींव अमित शाह ने 2014 में ही रख दी थी। उस वक्त जब अमित शाह यूपी के प्रभारी थे और पार्टी ने वहां शानदार जीत दर्ज की, तो उसके बाद हुई बैठक में ही उन्होंने कहा था कि पार्टी का अगला बड़ा लक्ष्य पश्चिम बंगाल को जीतना है। कोलकाता में एक सभा के दौरान उन्होंने टीएमसी को उखाड़ फेंकने का ऐलान भी किया था। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में 2011 के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह गायब थी। 2016 में पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की और तब पार्टी का मनोबल बढ़ा। इस साल बीजेपी को 10% वोट मिले। इसके बाद 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 77 सीटों तक पहुंच गया। वहीं अब जो नतीजे आए वो खुद में नए कीर्तिमान हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सियासी कहानी में जीत सिर्फ सीटों की नहीं है, बल्कि रणनीति, संगठन और माइक्रो मैनेजमेंट की भी है। अमित शाह की आक्रामक और सटीक चुनावी रणनीति, बूथ मैनेजमेंट से लेकर नैरेटिव सेटिंग तक हर स्तर पर की गई प्लानिंग ने यह साबित कर दिया है कि अब चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि डेटा, ग्राउंड नेटवर्क और कैडर की ताकत से जीते जाते हैं। और यही वजह है कि 15 साल पुराना किला इस बार ढह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बंगाल में आखिरकार बीजेपी का कमल खिल चुका है। इस कमल को खिलाने में सबसे अहम किरदार अमित शाह रहे, जिनकी स्ट्रैटेजी ने पूरी बाजी ही पलट दी। न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की ये रिपोर्ट देखिए। ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। भाइयों बहनों, 4 मई को काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। बंगाल की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए मात्र एक राज्य की जीत नहीं है। ये जीत आइडियोलॉजी यानी विचारधारा की है, ये जीत परिश्रम की है, ये जीत बलिदान की है। ये जीत सिखाती है कि जीत का सुख दर्द और तकलीफों वाले रास्तों से गुजरकर ही हासिल किया जा सकता है। कामयाबी चाहिए तो ओमान, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया और कोलंबिया जाने वाली सारी फ्लाइट्स मिस करना पड़ता है। भले ही विपक्षी दलों में से कोई न बोले, लेकिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का तो झंडा गाड़ के दिखाया है। उससे हैरान हुए बिना, उससे इंप्रेस हुए बिना
कोई नहीं रह सकता। लेकिन ये कामयाबी ओवरनाइट हासिल नहीं हुई है, यानी रात में सिर्फ कामयाबी नहीं मिली है, एक दिन में कामयाबी नहीं मिली है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत इस बात का प्रमाण है कि अगर लीडरशिप के पास चाल चरित्र और चेहरा हो तो काडर पार्टी के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटता। बीजेपी के पास मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है और उसकी पॉपुलैरिटी भारत में तो छोड़िए इंटरनेशनल लेवल पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर की है, और जिस व्यक्ति के पास प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूटिंग तक का जिम्मा है, उनसे परफेक्ट प्लानर आज की पॉलिटिक्स में शायद कोई दूसरा नहीं होगा। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। अमित अनिल चंद्र शाह वो रणनीतिकार जिन्होंने ममता बनर्जी को बंगाल में उनकी पॉलिटिकल और सोशल पावर के बावजूद पटकनी देने की एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, जैसी कामयाबी बीजेपी को बंगाल में हासिल हुई है, ऐसी कामयाबी रातों रात हासिल नहीं की जा सकती। बीजेपी के लिए भी ये जीत बिल्कुल आसान नहीं थी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई और सैकड़ों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को आज ये दिन देखने को मिला, और इसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति का एक बहुत बड़ा रोल है। उदाहरण के तौर पर समझिए, जब बिहार चुनावों के नतीजे आए भी नहीं थे, तभी से बीजेपी ने बंगाल चुनाव की तैयारियों का टॉप गियर लगा दिया था। खुद अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी के कैंपेन को मॉनिटर किया, एनालिसिस किया और स्ट्रेटेजाइज किया। गृह मंत्री अमित शाह का फोकस इस बात पर था कि बंगाल में एक भी फर्जी वोटर बाकी ना रहे, ताकि टीएमसी के छापा वोट यानी बोगस वोटिंग पर रोक लगाई जा सके। और यही छापा वोट था जो टीएमसी को, यही बोगस वोट था जो टीएमसी को जीत दिलवा रहा था। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर भी फोकस किया कि बीजेपी की 100% वोट 11 बजे तक डाल दिए जाए। अमित शाह ने पहले चरण के दौरान खुद कंट्रोल रूम की कमान को संभाला। इतना ही नहीं, अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाला एक बड़ा मैसेज दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने लाउड एंड क्लियर लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया। वो मैसेज क्या था, सुनिए। 4 तारीख के बाद गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। हालांकि इस मैसेज पे एक कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन ये मैसेज बड़ा डायरेक्ट था। बीजेपी को मिली बम्पर सीटें बताती हैं कि अपराधियों पर लगाम के साथ घुसपैठियों को देश निकाला देने के वादे ने बंगाली वोटर्स को काफी अट्रैक्ट किया। और जब देश के गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती की बात करी, तो लोगों ने उन वादों से कनेक्ट कर दिया। अमित शाह ने बंगाल के प्रचार के दौरान एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर स्पष्ट कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के 45 दिनों के अंदर बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन अलॉट कर दी जाएगी। ये वो मुद्दा है जिसे ममता बनर्जी की सरकार लंबे समय से अटका रही थी। इसके अलावा बंगाल में महिला सुरक्षा का मुद्दा भी डिसाइसिव साबित हुआ। संदेश खली हो या फिर आरजी कार अस्पताल में महिला के साथ रेप और मर्डर का मामला, बीजेपी ने वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर ममता बनर्जी को जम कर दिया। लेकिन सियासत में प्लान बनाना काफी नहीं होता। काडर तक एनर्जी महसूस अगर नहीं करेगा तो रिजल्ट कैसे आएंगे? जब तक लीडर खुद फ्रंट फुट पर खड़े होकर लीड नहीं करता। गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल स्ट्रैटेजी बनाई बल्कि इस बात का भी ख्याल रखा कि वो स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप जमीन पर लागू हो, यानी ग्राउंड जीरो पर लागू हो। इसके लिए गृह मंत्री ने पूरे 15 दिन बंगाल में बिताए। इस दौरान वो 5 अलग अलग जोन में रुके। रात 1 बजे से 2 बजे तक बैठकें की। अमित शाह ने बंगाल में सबसे ज्यादा चुनावी कार्यक्रम किए। इसमें उनकी 30 जनसभा, 12 रोड शो, दर्जनें बैठकें और प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ी सभाएं की। और आज इसी अथक प्रयास, इसी परिश्रम का इम्पैक्ट है, असर है कि बीजेपी ने उस राज्य में जीत हासिल करी है जिस राज्य से जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं। इसलिए बीजेपी के लिए ये जीत बेहद खास है और इमोशनल मूवमेंट भी है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जीतना ठीक वैसे ही है जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जीत कर आए थे और 2017 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई।
ये उससे बड़ी जीत है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की खाली पॉलिटिकल विन नहीं है, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है, ये बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है, आइडियोलॉजी की विन है। बंगाल में बीजेपी का जीतना एक आइडियोलॉजिकल विन कह सकते हैं और यही आज का स्पष्ट सत्य और तथ्य है। बाकी आप सब जानते हैं, जो मेहनत करता है उसका असर दिखता है और जो विदेश जाता है उसका भी इंपैक्ट दिखता है। कांग्रेस का 0 है, बंगाल में बीजेपी 200 पार है। ममता बनर्जी चुनाव हार गई है, उनकी पार्टी चुनाव हार गई है। ये बहुत बड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर है। और वहीं बंगाल के चुनावी मैदान में इस बार सबसे हॉट टॉपिक था झालमुड़ी। जी हां, वही मसालेदार मुड़ी जो चाय के साथ बंगाल की सड़कों पर छाई रहती है। विपक्ष इसे लेकर तंज कस रहा था तो बीजेपी इसे अपना ब्रांड बना रही थी। अब नतीजे आ गए हैं तो वही झालमुड़ी जश्न का सबसे बड़ा सिंबल बन गई, या यूं कहें कि झालमुड़ी ने बना दी सरकार। रिपोर्ट देखिए। ये कमाल नहीं तो और क्या है, क्योंकि साल 2014 में जिसे चाय वाला कहकर तंज कसा गया, उसने चाय को ब्रांड बना दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल में झालमुड़ी खाना हिट हो गया है। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। बंगाल में बीजेपी की जीत ने झालमुड़ी को भी ब्रांड बना दिया है। झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। अब जब बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो बीजेपी मिठाई के साथ साथ झालमुड़ी के साथ जश्न मना रही है। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, बीजेपी अपनी जीत का जश्न पूरे देश में मना रही है और होली दिवाली की तरह जश्न के इस माहौल में फोकस झालमुड़ी पर है। बाबा बहुत तीखा है बहुत ज्यादा। मोदी जी जाके झालमुड़ी खाया है और तीखा हमको लग गया है। तुम लोग खेला कर दिया दीदी के साथ, हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा पड़ा, खम्बा खम्बा। तुम लोग इधर बंगाल में आके और तुम लोग खेला कर दिया है। हमारा छोटा छोटा बांग्लादेशी घुसपैठिया को कौन चाय खिलाएगा, पानी खिलाएगा? हमारे साथ खेला किया है अमित शाह, नोटी को आया कि इधर बोला हम अमित शाह को इधर 4 तारीख के बाद दिखेगा नहीं हमारा बंगाल में। हम ही को हटा दिया दीदी का बंगाल में, अब कौन करेगा बंगाल में? मतलब बीजेपी की लैंडस्लाइड जीत का सिंबल बन गई है झालमुड़ी। वही झालमुड़ी जिसे प्रधानमंत्री ने झाड़ग्राम में खाया था। प्रधानमंत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पूरा वीडियो पोस्ट किया था। पीएम मोदी का काफिला झाड़ग्राम की एक छोटी सी दुकान के पास रुकता है। वो गाड़ी से उतरते हैं, झालमुड़ी के स्टॉल पर जाते हैं और वहाँ दुकानदार से बात करते हैं, झालमुड़ी का आनंद लेते हैं और फिर इसके बारे में पोस्ट में ये भी कहते हैं कि रविवार की व्यस्तता के बीच पश्चिम बंगाल में 4 जनसभाओं के दौरान मैंने झाड़ग्राम में कुछ स्वादिष्ट मसालेदार झालमुड़ी का स्वाद चखा। हम तो रास्ते से जा रहे थे, झालमुड़ी खा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, झालमुड़ी खा रहे थे, बंगालियों जा रहे थे।
दीदी मिर्ची लगे तो हम क्या करें, दीदी मिर्ची लगे तो हम क्या करें। आज यही झालमुड़ी सिंबल है बंगाल में बीजेपी की जीत का। इसी पल के लिए हम लोग तरस रहे थे और वो राज्य तरस रहा था परिवर्तन के लिए। पश्चिम बंगाल के करोड़ों जनता की ये जीत है और अब बीजेपी के लिए पिछले 50 सालों से संघर्ष करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। पीएम मोदी ने जिस दुकानदार के यहाँ से झालमुड़ी खाया था, आज उस विक्रम की किस्मत बदल गई है। सर आए मुड़ी खाए, मुड़ी खा के बढ़िया बोले बस। बोले जय श्री राम। नहीं जाते वक्त नहीं। अच्छा आए मेरे पास मुड़ी डायरेक्ट खाए, हम हाथ जोड़े। देखिए कोई भी पद के लिए बड़े लोग हैं तो उनको हाथ जोड़ना मेरा काम है। बिल्कुल हाथ जोड़े खाएं, मसला मुड़ी मुड़ी खिलाओ। हाँ मुड़ी खिलाओ, मुड़ी खाएं, खाकर बढ़िया बोले बस, और कुछ नहीं। और तुमको ये लगा कि वो यहीं पे खाएंगे मुड़ी? खाए, वहाँ भीड़ लोग लग गए, बच्चे वगैरह थे, उसको भी लोग खाया, खुद खाएं। और तुमने पूछा भी कि प्याज दे दूं? बोला हाँ प्याज भी खाता हूँ, माथा नहीं खाता हूँ। माथा नहीं खाता हूँ। अक्सर देखा गया है कि चुनाव में खाने पीने की चीजें जीत का या फिर विरोधी दलों की खिल्ली उड़ाने का एक सिंबल बन जाता है। कभी चाय, कभी जलेबी, तो कभी झालमुड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।